हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशु और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। सो जो सेशन 2022 टू 23 है उसमें इस चैप्टर का इस बुक का फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, बट फर्स्ट चैप्टर इज़ टोटली एसोसिएटेड विद सेकंड चैप्टर। तो आपको अगर सेकंड चैप्टर अच्छे से समझना है तो फर्स्ट चैप्टर के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड था उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला। उसके बाद अभी जो वर्ल्ड था वो इस ट्रॉमा से उभरा भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है 1939 से लेके 45 तक, मतलब 1939 से लेके 1945 तक चलता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दो ब्लॉक्स के बीच में होता है, एक्सिस पावर और एलीड फोर्स। तो एक्सिस पावर में थी जर्मनी, जापान एंड इटली, और एलीड फोर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसमें कि जर्मनी, जापान एंड इटली जो एक्सिस पावर थी वो हार गई थी और एलीड फोर्स जीत गया था। तो जैसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड में दो कंट्रीज एमर्ज होकर सामने आती है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग थी। वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। ये जो दो कंट्री थी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी इकोनॉमी के तौर पर, तो इनको हमने सुपर पावर बोला गया। मतलब इन कंट्रीज़ को सुपर पावर के नाम से सब लोग जानने लगे। ये जो दो सुपर पावर थी यूएसए एंड यूएसएसआर, ये अपनी स्टेट में रूल तो करते थे लेकिन इनके रूल करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। जैसे यूएसए अपनी कंट्री में रूल करने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था? कैपिटलिज्म के थ्रू अपनी कंट्री में रूल करता था। वहीं यूएसएसआर सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करके अपने स्टेट को रूल करती थी। लेकिन जब ये दोनों रूल कर रहे थे, इसी दौरान ये जो दो सुपर पावर है इनके बीच में राइवलरीज होने लग गई, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। अब ये इसलिए था क्योंकि ये दोनों कंट्री ये चाहते थे कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो, वो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे और हमको सुपर पावर बोले, ना कि दूसरे को। यही सेम चीज़ यूएसए भी चाहता था और यही सेम चीज़ यूएसएसआर भी चाहता था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। जो ये डिस्प्यूट थे उसी को बोला जाता है कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से लेके 1991 तक कंटिन्यू रहा। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट से ये वॉर लाइक सिचुएशन था, इसको हम कोल्ड वॉर क्यों बोल रहे हैं? कोल्ड वॉर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस दौरान इन दोनों सुपर पावर में से किसी के द्वारा भी किसी भी तरीके का वेपन यूज़ नहीं करा गया था, इसीलिए हम इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। मतलब ये जो वॉर थी वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी। अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने के लिए ये लोग ये वॉर कर रहे थे। ये एक वर्बल वॉर थी, ये एक वर्बल वॉर थी, मतलब कि इसमें किसी तरीके का वेपन का यूज़ नहीं करा गया था, सिर्फ ये वर्बली लड़ रहे थे। और डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स तो बहुत थे लेकिन इन्होंने वेपन्स का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो मतलब ये जो सिचुएशन थी वो 1945 से लेकर 1991 तक चली। तो अब बात ये आती है कि दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट चल रहे थे तो ये टूटा कैसे? 1991 में ये टूट गया, या मतलब ये कोल्ड वॉर एंड हो गया। तो क्वेश्चन यह होता है अब कि ये कोल्ड वॉर ख़त्म क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, दो सुपर पावर थी आपस में लड़ रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो वीक पड़ गई, जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और तो जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वर्ल्ड जो अभी तक बायपोलर था, मतलब कि जैसे ग्लोब में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरीके से जो हमारा वर्ल्ड था वो बिल्कुल ऐसे ही बन चुका था, दो पोल से, एक यूएसए एक यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये सबको हिंट मिल जाता है कि अब जो वर्ल्ड बायपोलर था, मतलब कि जो दो पावर थी, अब सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। तो द एंड ऑफ बायपोलैरिटी का मतलब यही कि दोनों सुपर पावर में से जब एक सुपर पावर गिर गई, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो जो बायपोलैरिटी था उसका एंड हो गया और शुरू हो गया यूनिपोलर। सो दोस्तों, देखते हैं हम, जैसे ये है हमारा यूएसए और ये है हमारा यूएसएसआर। इसमें आइडियोलॉजी चलती थी सोशलिज्म की और यूएसए में चलती थी कैपिटलिज्म की। तो इनके बीच में था एक कॉन्टिनेंट जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको बोलते हैं यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो क्या हुआ, ये जब दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था तो यूरोप को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इसके बीच में आता था। तो क्या हुआ, जो यूरोप का आधा भाग था, जो ईस्टर्न पार्ट था, वो यूएसएसआर की तरफ इन्फ्लुएंस हो गया और यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था वो यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो गया। मतलब यूरोप है पूरा कॉन्टिनेंट, ये दोनों आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए।
इसी में एक यूरोप कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है जिसको हम बोलते हैं जर्मनी। जर्मनी एक कंट्री है जो यूरोप में है। इसी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो क्या होता है, जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो बर्लिन में एक दीवार बना दी जाती है। जैसे सपोज ये बर्लिन है तो इसमें ना एक दीवार बना दी जाती है। ये 1961 में बनाई जाती है। ये दीवार जो थी वो 1961 में बनाई जाती है। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो 1961 में दीवार बर्लिन में दीवार बनाई गई थी वो किस चीज़ का सिंबल है। तो वो इसी चीज़ का सिंबल था कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है या फिर कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन 28 साल बाद ये जो दीवार थी इसको तोड़ दिया जाता है। ये तोड़ा जाता है 1989 में। तो जब 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया जाता है तो जो वर्ल्ड है उसको हिंट मिल गया था कि भाई अब जो सुपर पावर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कोल्ड वॉर, वो अब खत्म हो चुका है। तो जब 1989 में इस दीवार को तोड़ा गया तो ये इस चीज़ का सिंबल था कि जो एंड कोल्ड वॉर है वो एंड हो सकता है या फिर एंड होने की कगार पर आ चुका है। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूएसएसआर। अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो दोस्तों, जो सोवियत यूनियन है या फिर यूएसएसआर है, ये एक कंट्री का नाम नहीं है। इसमें 15 कंट्रीज आती हैं, मतलब कि 15 कंट्रीज कलेक्टिवली यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के नाम से जानी जाती थी, जिसमें रशिया, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया, इस तरीके से टोटल 15 कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के अंदर आती थी। और ये इंडिविजुअल इनकी पहचान ना होकर वो इन सभी 15 कंट्रीज को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे जो यूएसएसआर थी उस कंट्री में रूल करने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करी जाती थी। तो यूएसएसआर में जो आइडियोलॉजी फॉलो करी जाती थी वो थी सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है सोशल वेलफेयर। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करती है। जो नेक्स्ट इट अपोज पब्लिक ओनरशिप। जिस भी कंट्री में सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो चलती है उसमें जो पब्लिक ओनरशिप होती है वो मना होता है। सोशलिज्म जो है पब्लिक ओनरशिप के अगेंस्ट में होते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कि सोशलिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सोवियत यूनियन ने सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी थी उसको कब अडॉप्ट किया। तो सोवियत यूनियन ने सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो 1917 में अडॉप्ट किया जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। तो पहला जो फीचर है इसका, इट कंट्रोल्ड बाय स्टेट। मतलब कि यूएसएसआर जो 15 कंट्रीज कलेक्टिवली बोली जाती थी वो 15 कंट्रीज कंट्रोल करी जाती थी स्टेट के द्वारा। वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर था जो कि सभी 15 कंट्रीज के डिसीजन लेता था। कोई और अथॉरिटी या फिर कोई एजेंसी किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं कर सकती थी। सेकेंड इज इट हैड प्लान्ड इकोनॉमी। यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल प्लान थी। किसी भी तरीके की एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई अदर कंट्रीज इसकी जो इकोनॉमी थी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। जैसे कि इट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पेन टू कार। देखिए, हमें एक कंट्री चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें क्या करते हैं हम, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे पास ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, इंडिया कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है और जो ज़्यादा होती है वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यूएसएसआर के केस में ऐसा नहीं था। वो क्या करता था, जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती थी वो सारी चीज़ें वो अपनी खुद की कंट्री में ही प्रोड्यूस किया करते थे, किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करते थे। फ्रॉम पिन टू कार का मतलब ये है कि पिन से लेके कार तक, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक, जिस भी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती थी वो सारा कुछ अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करते थे। तो इस तरीके से इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल प्लान थी, स्ट्रक्चर्ड थी, कोई भी हेरफेर या फिर किसी भी तरीके का चेंजेस पॉसिबल नहीं थे। नेक्स्ट इज यूएसएसआर वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। मतलब कि जो यूएसएसआर की जो बेसिकली आइडियोलॉजी थी वो इक्वालिटी पे फोकस करता था। जैसे पुअर और रिच के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में रिच और पुअर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूएसएसआर क्या करता था, इक्वालिटी पे ही चलता था।
वो रिच और पुअर का जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम करने की कोशिश करता था। नेक्स्ट जो फीचर है, इट एंश्योर मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए, कोई भी कंट्री के लिए जो मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक मेंबर को या फिर हर एक सिटीजन को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यूएसएसआर क्या करता था, मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में हेल्प करता था, ये प्रोवाइड करता था। कैसे करता था वो नीचे देखेंगे। इट सब्साइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लोगों की लाइफ के लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर। तो क्या यूएसएसआर क्या करता था, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर, इन तीनों चीज़ों के लिए वो सब्सिडीज देता था। ये हेल्प करता था ताकि सभी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन सबको प्रॉपर मिले और उनका वेलफेयर भी हो। तो ये जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ जब वो पूरी करता था तो एक मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो क्रिएट कर देता था, जैसे जिससे इक्वालिटी बनी रहती थी। और यही सेम आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, दैट इज सोशल वेलफेयर। जो नेक्स्ट है यूएसएसआर का फीचर वो है इट अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, अभी हमने बात करी जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म में जो पब्लिक ओनरशिप है वो मना है, कोई भी व्यक्ति पब्लिक ओनरशिप नहीं ले सकता। इसीलिए क्योंकि यूएसएसआर में भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी, तो क्या हुआ कि यूएसएसआर के जो लोग थे वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी ओन करना मना हो गया। कैपिटलिज्म में ये राइट होता है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, बट सोशलिज्म में ये राइट नहीं होता। सो हमने बात करी व्हाट इज सोवियत यूनियन एंड द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।